Yes. So in the first chapter, central problems of an economy. Now in this chapter, as I told earlier also, this PPC part has been deleted. Production possibility curve वाला जो कुछ भी है, that will not be there. इसमें सिर्फ आपको सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड रेस्ट ऑफ द चैप्टर और लास्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज देयर इन द सिलेबस. तो बस उतना ही पार्ट करना है. जो कुछ भी पीपीसी से रिलेटेड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, वो आपने नहीं करना है. पहले भी मैंने डिटेल में ये सारा आपको बताया हुआ है. ठीक, तो लेट अस स्टार्ट क्विकली. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट इज देयर इन द बिगनिंग, definitions of micro and macroeconomics are given. What is microeconomics? Study of economic agents at an individual level, that is called microeconomics. That branch of economics in which study of individual economic agents is done, that study is made. For example, individual consumer, individual producer, individual institution, individual factory, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन. ठीक है, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, या स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. सबकी इकट्ठी स्टडी, स्टडी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो उसमें सारा ही आ जाता है. जैसे हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब पूरी इंडिया के अंदर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर हम सारे ही लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जो कुछ भी हम सबका आपस में रिलेशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे आपके और मेरे पास हाथों में बुक्स हैं, पेन्स हैं, ऑल्दो वी हैव स्पेंट मनी एंड परचेज देम, बट हमने ये खुद नहीं बनाया है. एंड वी डोंट नो हु आर द पीपल हु हैव मैन्युफैक्चर्ड दीज थिंग्स. बुक बनाने में हो सकता है ये तमिलनाडु में बनाई गई हो बुक, इसको प्रिंट किया गया हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में किया गया हो सकता है इन एनी प्लेस इन इंडिया कहीं पर भी इसकी इंक बनी हो, पेपर बना हो, कहीं पर भी प्रिंटिंग मशीन लगी हो. वी डोंट नो, है ना. और वो मशीनें कहाँ बनी है हमें नहीं पता. सो दैट मीन्स चाहे हमने मनी दे करके इस बुक को, इस सामान को परचेज किया है, बट वी आर स्टिल डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज पीपल, all those factors who have provided their services in the manufacturing of this book or pen or any other article in our life, whatever we are using. हम आप नहीं बनाते हैं वो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. तो दैट डिपेंडेंस, दैट स्टडी ऑफ दैट डिपेंडेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. ठीक है, उसके बाद है हमारा फिर दोनों का डिफरेंस, ये आपने अपने आप देखना. देन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव मतलब दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम्स एज दे आर देयर इन द रियलिटी. जैसे वी सी अराउंड अस देयर इज पॉवर्टी, मेनी पुअर पीपल आर देयर, मेनी बेगर्स आर देयर. तो दिस इज ए प्रॉब्लम इन रियलिटी, इसको हम जैसी है वैसी देखते हैं, समझते हैं. तो ऐसी चीज़ों की स्टडी दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सॉरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एंड नॉर्मेटिव मतलब व्हाट डू वी वांट, व्हाट शुड बी देयर. जो हम, जैसे हम पुअर लोगों को, बेगर्स को देखते हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. फिर दूसरे ही सेकंड में हम अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, ये बेचारे ऐसे नहीं होने चाहिए, इनके पास भी खाना पीना होना चाहिए, ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ शुड बी देयर विद देम. तो हम क्या चाहते क्या है ना, क्या चाहते हैं कि व्हाट शुड बी देयर, उनके पास भी सब कुछ हो. तो दैट, वो जो चाहना है, दैट मीन्स आइडियलिस्टिक सिचुएशन. शुड बी करके जब हम बोलते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी बेगर्स इन द कंट्री, देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. तो वेन एवर वी यूज दीज वर्ड्स शुड बी, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा हो. सुजेस्टिव, आइडियलिस्टिक, है ना. यूटोपियन, यूटोपियन होता है ऐसी सिचुएशन जो हमारे ख्याल में होती है, हम उसको चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए. तो दैट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या नॉर्मेटिव स्टडी, या नॉर्मेटिव पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, उसके बाद है हमारा कि इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी मीन्स ए फ्रेमवर्क, ए स्ट्रक्चर, ए सिस्टम विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, एंड फिर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर देयर. वन इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, मतलब दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, government does not interfere, all the economic decisions, ki what is to be produced, how to be produced, for whom to be produced, these 3 are called broad economic decisions. They are taken by people of private sector, that is called capitalistic economy or market economy or free market economy. All the 3 names are there. Then second is socialistic economy. Socialistic economy is also known as planned economy, है ना. पी बुक में प्लान्ड वर्ड इज यूज. तो प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब दैट सिस्टम इकोनॉमी इन विच ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री.
मतलब देयर इज डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बोथ सेम थिंग, एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमी में, कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या प्रोडक्शन करनी है, ऑल दीज डिसीजंस आर लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट. आम इंडिविजुअल्स को देयर इज नो फ्रीडम, नो इंडिपेंडेंस टू डिसाइड. जैसे आप और मैं नहीं क्या सोच सकते कि ये चीज़ बनाने की हम कोई फैक्ट्री शुरू कर लें, अपने आप नहीं सोच सकते, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा. तो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी. एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच देयर इज मिक्सचर ऑफ बोथ दीज. मतलब सम ऑफ द एक्टिविटीज, सम ऑफ द works or economic decisions, they are taken by people of private sector and some decisions are taken by the government of the country. For example, our own country. But in our own country also, there is still in the modern time, in the present time, there is a tilt towards capital sector या private sector. Tilt का मतलब होता है झुकाव होना, inclination होना, कि भाई सारे कामों को, हम ज़्यादा कामों को गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं. जिस तरह का मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर इज़ गेनिंग मोर इम्पॉर्टेंस, उसकी ज़्यादा रोल है, उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. तो चाहे हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट स्टिल नाउ दीज डेज डोमिनेंस इज टेकिंग प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. तो उसके बाद है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब whenever we have to make choice. Why to make choice? Because resources are limited, we have to take economic decision. For that we have to make choice among all the available options. So that problem of thinking, choice making, decision making, that is called economic problem. And why does it arise? Because in any system, in any economy, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, कोई भी वर्ल्ड का देश है, everywhere all economies have scarce resources. ठीक है. स्कार्स नहीं कहना, स्केयर्स रिसोर्सेज. स्केयर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड किसी के पास कुछ नहीं है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड दोज रिसोर्सेज कैन बी पुट टू डाइवर्स यूजेस. उस रिसोर्स को हम कितने कामों में लगा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी हाफ एन आवर का टाइम है, तो हाफ एन आवर के टाइम में आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे अकाउंट्स पढ़ो, चाहे टीवी देखो, चाहे मैच खेलो, चाहे कोई अपना घर का काम करो, आपकी चॉइस है ना. तो टाइम लिमिटेड है, टाइम नहीं ज़्यादा है हमारे पास. तो ऐसे ही जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, तो देन कंट्रीज, इकोनॉमीज हैव टू डिसाइड भी किस काम में लगाएं, जो है उसको कहाँ लगाएं, उससे क्या बनाएं. तो फिर कहाँ लगाया जाना चाहिए, उसके लिए सोचना पड़ता है. सोचने का ही मतलब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज देयर, भी सोचना पड़ता है हमें. ठीक है. उसके बाद है कि ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, सिंस ह्यूमन वांट्स आर आल्सो अनलिमिटेड, तो रिसोर्सेज की ऑलवेज देयर इज मोर डिमांड, सप्लाई उनकी हमेशा ही कम है. तो इस करके ऑल दीज प्रॉब्लम्स अराइज. फिर उसके बाद सेंट्रल और बेसिक और प्राइमरी प्रॉब्लम्स क्या है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम ऑफ फुलर और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. एंड लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. इसमें से भी जो हमारा मेन फर्स्ट वन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज देयर इन द सिलेबस. फिर फर्दर इट हैज 3 parts: what to produce and how much to produce, and then second is how to produce, and third is for whom to produce. ठीक है. तो क्विकली आई एम गोइंग टू टेल, क्योंकि अब मैं पूछने लगी फिर आप बताते नहीं हो, चुप कर जाते हो, इससे बेटर है फिर मैं ही बोल दूँ. तो देन फर्स्ट है जो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसमें आ जाएगा हमारा कि इकोनॉमी या प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी दे हैव टू डिसाइड कि विच थिंग्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. तो कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए. तो देन वी हैव टू गिव द वेराइटी ऑफ ऑप्शंस कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है. देयर कैन बी पीस टाइम गुड्स और वॉर टाइम गुड्स. देयर कैन बी कंज्यूमर गुड्स. अब कंज्यूमर गुड्स के आगे भी कई तरह की है. देयर कैन बी नेसेसिटी आइटम्स, कंफर्टेबल आइटम्स, लग्जूरियस आइटम्स, या हमारे पास कैपिटल गुड्स बनानी है या कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कौन सी चीज़ें बनानी है. ठीक है. ये सारे ऑप्शंस यू शुड राइट इन द आंसर. तो ये सोचना पड़ता है. आफ्टर थिंकिंग अबाउट, आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट कि विच थिंग इज टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद देन द इकोनॉमी या सिस्टम हैज़ टू डिसाइड कि इन विच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में बनाएं, वो भी सोचना पड़ता है. अनलिमिटेड बना नहीं सकते, तो कितना बनाना है गिनना पड़ता है. ठीक है. काउंट करना पड़ता है. तो देन क्वांटिटी इज टू बी डिसाइडेड. आफ्टर दैट सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि 2 types ऑफ टेक्निक्स आर देयर इन द वर्ल्ड. वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जिसमें पर यूनिट, for producing 1 unit of any output, more labor is required, that is called labor intensive.
एंड कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, व्हेन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. कैपिटल इन द सेंस मोर मशीनरी, मोर फाइनेंस, जो भी जिस भी फॉर्म में हम कह लें, तो दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो होता है कैपिटल इंटेंसिव. नाउ दीज आर जस्ट टू नेम्स. तो क्वेश्चन है कि विच टेक्निक नीड्स टू बी अप्लाइड. तो उसका आंसर इज कि दैट टेक्निक इज सुटेबल और बेस्ट टेक्निक विच गिव्स अस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विद लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कि जिस टेक्निक को लगाने में खर्चा कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, बट रिजल्टेंटली आउटपुट इज मैक्सिमम पॉसिबल, फ़ायदा ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो दैट टेक्निक इज़ द सुटेबल टेक्निक. ये इसका राइट आंसर बनेगा. ठीक है, ये नहीं कि आप यू आर जस्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ टेक्निक्स, तो वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट आंसर. आफ्टर राइटिंग द नेम्स देन यू शुड मेंशन कि दैट टेक्निक इज़ द बेस्ट पॉसिबल टेक्निक एंड नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड which gives us maximum possible production या output with least cost of production. Then last this problem is for whom to produce. तो for whom to produce it has further two parts. एक होता है personal distribution, एक होता है हमारा this national distribution. ठीक है, functional distribution. तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव परचेजिंग पावर. प्रोड्यूसर्स बनाने वाले उन्हीं लोगों के लिए सामान बनाएंगे ना जो आके पैसे खर्च करके सामान को परचेज कर सके. तो उनके लिए तो नहीं बनाएंगे जिनके पास मनी नहीं है और वो आके खर्च ना करें और कोई शॉप्स से दुकानों से कोई सामान ही ना ले, तो उन लोगों के लिए चीज़ें नहीं बनती हैं. तो इसका मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव परचेजिंग पावर. मतलब दोज हु हैव मनी, दोज हु हैव इनकम, दोज हु कैन कम टू मार्केट एंड बाय दोज थिंग्स. दैट मीन्स इनकम लेवल इज केप्ट इन माइंड. तो उन लोगों को ध्यान में रख के ही चीज़ें बनाई जाती हैं. एंड सेकंड होता है फंक्शनल लेवल के ऊपर. फंक्शनल लेवल का मतलब है कि देयर आर 4 फैक्टर्स इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर. ठीक है, तो वेन एवर दीज 4 फैक्टर्स ब्रॉडली दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, render their services to produce anything, then in return they get their reward. काम करने के बदले में जो पैसे मिलते हैं हमें, क्योंकि फ्री में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं फ्री में कोई चीज़ नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है. तो काम करने के बदले में वट एवर वी गेट दैट इज़ कॉल्ड अवर रिवॉर्ड. जैसे हम टीचर्स हैं तो काम करने के बाद वी गेट सैलरी, तो दैट मीन्स दैट सैलरी इज़ अवर रिवॉर्ड. किस बात का रिवॉर्ड? रिवॉर्ड यहाँ पे इनाम नहीं है. रिवॉर्ड का मतलब है कि जो हमने अपनी सर्विसेज दी हैं उसके बदले में वी विल गेट मनीटरी एस्पेक्ट, है ना. तो ऐसे ही आप काम करोगे तो आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है. तो दैट मीन्स फंक्शनल लेवल के ऊपर लैंड को मिलता है रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स गेट प्रॉफिट. चारों को मिलता है. तो उनको कितना कितना प्रपोर्शन मिलता है ये उनकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर लेबर का फैक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा मनी वेजेस के तौर पे निकल जाएगा. अगर कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है तो ज़्यादा मनी उसका इंटरेस्ट के तौर पे निकल जाएगा. लैंड को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री, तो रेंट का पार्ट ज़्यादा निकल जाएगा. अगर एंटरप्रेन्योर ही बेचारा सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली उसका ज़्यादा पार्ट निकल जाएगा. तो दैट मीन्स कि चारों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो जितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसका उतना ही लेवल ऑफ इनकम उसका रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तौर पे उसको मिलता है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों के लिए समान बनाया जाता है. इसके बाद हमारा जो बाकी की 2 प्रॉब्लम्स हैं वो अब सिलेबस में नहीं है कि फुलर यूटिलाइजेशन एंड फॉर एफिशिएंट, ये वाला नहीं करना है हमने. उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर के एंड में हमारा आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़. फ्यू डेज बैक हमने चैप्टर किया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें भी ये रिपीटेड हुआ था. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो भी हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में हमें जो भी मनी मिल सकता है या फ़ायदा हो सकता है, दैट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ के आपके नंबर आ गए मान लो 100 में से 90, और 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ के आपके नंबर आते हैं मान लीजिए 80, है ना. तो आप, मैं एग्जांपल कह रही हूँ, सच में नहीं है, एग्जांपल है. तो अब आपने अकाउंट्स का काम छोड़ के यू हैव डिवोटेड टाइम टू इकोनॉमिक्स. तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स के 90 मार्क्स लेने के लिए आपको अकाउंट्स के 80 मार्क्स छोड़ने पड़े, है ना, क्योंकि टाइम 1 घंटा ही है, वही टाइम है, आप एक ही एट ए टाइम एक ही चीज़ को कर सकते हो. तो 90 मार्क्स को लेने के लिए यू हैड टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ 80 मार्क्स. ठीक, तो वो जो सेक्रीफाइस है वो कहलाएगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
किस बात की? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बीइंग इन इकोनॉमिक्स या फॉर टेकिंग 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो आपकी अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू 80 मार्क्स विच यू हैव सेक्रीफाइस्ड, आपको छोड़ने पड़े हैं। ठीक, तो जो छोड़ना पड़ा है, जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, तो वो जो भी उसकी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर उसके बाद इसका डायग्राम है और वो उसके बाद आ जाता है हमारा दिस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो? सेक्रीफाइस, यू कैन सी sacrifice या loss of this output of good y to be divided by gain of output of good x। ठीक है, मतलब उसका चेंज देखना है हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कितना चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। कोई भी टर्म का कॉन्सेप्ट का मार्जिनल जो होता है उसका रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द amount, the rate at which amount of good y is to be sacrificed in order to get one additional unit of good x। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, rate of marginal opportunity cost means the rate of amount of good y which is to be left या which is to be sacrificed in order to get one additional unit of commodity x। मतलब x का, कोई भी कमोडिटी का, एक किसी चीज़ का एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमें दूसरी चीज़ के कितने यूनिट्स छोड़ने पड़े, जितने भी छोड़ने पड़े वो कहलाता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, इसका फॉर्मूला आ सकता है, डायग्राम ये आपने करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा बाकी का पीपीसी वाला दैट इज़ नो मोर इन द सिलेबस, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। उसके बाद जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर हमारा रेवेन्यू, वेरी क्विकली। तो रेवेन्यू का मतलब all the money receipts which are obtained by the seller, you can take out that chapter, बुक्स है तो आप निकाल लो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू लेसन का नाम है। So revenue means all the money receipts which are obtained या which are received by the seller after selling a given level of output in the market, that is called his total money receipts या simply revenue, कुछ भी नाम दे दें, या total revenue, same thing। फिर broadly there are three concepts, one is called total revenue, one is average, one is marginal। तो total revenue formula क्या हो जाएगा? Price per unit multiplied by quantity sold। मेरे पास एक पेंसिल है 10 रुपीज़ की, ऐसी मैंने 3 पेंसिल्स की सेल कर दी, तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? 10 इंटू 3 30, मतलब पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, P इंटू Q। ठीक, तो दैट इज टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू एंड फॉर्मूला इज TR डिवाइडेड बाय आउटपुट सोल्ड, TR बाय Q। एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू change in total revenue when one more unit of output is sold in the market। Change in total revenue when one more unit of output is sold in the market। and formula क्या है उसका? formula is TRN minus TRN minus 1 units। या other formula is also there, delta TR, that is change in TR divided by change in output sold, that is delta Q। मतलब delta TR divided by delta Q। any formula you can use, both will give the same answer, दोनों का एक ही मतलब है। देन उसके बाद फिर है हमारा रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इन मोनोपोली। एक तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा आ जाता है इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, एग्जाम्पल सेम ही है। तो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में 3 मार्केट फॉर्म्स वी हैव टू डू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर? Under perfect competition, both AR and MR are equal to each other, parallel to x-axis, and TR is an upward rising line, straight line। Monopoly में both AR and MR are falling, and TR की जो line है, curve है, वो पहले that increases at a diminishing rate, becomes maximum, then starts falling। Then same relation is there in monopolistic also, but only difference is कि monopolistic competition में lot of close substitutes are available, that is why all these curves they are flatter in slope। AR MR curve थोड़ी सी flat होती है, TR की curve है वैसी but थोड़ी सी चपटी सी हो जाती है, flat सी shape में हो जाती है। क्यों? बिकॉज मोनोपोली में सब्सटीट्यूट नहीं होता है कोई भी, और मोनोपोलिस्टिक में कई सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज वाई देयर इज मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो अब टाइम इज गोइंग टू बी, इट्स ऑलरेडी 10:28, 10 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट ऑल्सो। और टेस्ट में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे प्लीज सॉल्व देम एट योर इन योर रफ कॉपी,
और वहाँ पर उसका सिर्फ आंसर ही लिखना है आपने, ठीक है। सो सुखजीत मैम, कैन यू प्लीज शेयर द सेकेंड लिंक? बेटे मैम विल शेयर द लिंक, देन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क। सुखजीत मैम, 1 second मैम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी बेटे, मैम हैज शेयर्ड शेयर। मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी बेटे, स्टार्ट डूइंग, बट माय रिक्वेस्ट इज नॉट टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द बुक, डू ऑनेस्टली।
हरी अप बेटे, टाइम इज 10:33. I am done. Done. Very good. Let us wait for 1 minute for other children also. Others also, if you have done, you can let me know. Then we can start discussion of answers. टाइम इज 10:36 बेटे, थोड़ा सा जल्दी करिए. हाँ जी, चाहत, हर्षिता गांधी, हिमानी, हिना, डन भी. Last minute is going on for writing. हाँ जी, चाहत कर लिया बच्चे? चाहत डन. ओके फाइन. हिमानी कर लिया भाई?
ओके, फिर बता दिया करो ना, मैं पहले डिस्कस कर दूं, आप मेरी वेट करते हो कि मैं ही बोलूं. ओके, एनी हाउ आई एम गोइंग टू टेल द आंसर्स. डोंट मेक एनी करेक्शन इन योर आंसर्स एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग देन क्विकली सबमिट. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन वाज why do central problems of an economy arise? So its answer should be because resources are limited and they can be put to alternative uses. Yeah, they can be used in diverse ways, manners. Wording कुछ भी हो सकती है. Because resources are limited, they are in limited quantity, limited supply, and they can be put to many uses. Second was value of a factor in its next best alternative use is called dash. So its answer is opportunity cost. It's not that every time terms meaning will be asked. Sometimes meaning is given. You can be asked to give the single term, single word for that term. तो यहाँ पर हमारा आंसर will be opportunity cost. Third, name two types of techniques of production. Labor intensive, capital intensive. Only two names. Next, which technique of production is the best technique? तो इसका आंसर होना चाहिए that is technique is the best which gives least cost and maximum output. कम खर्च और output ज़्यादा. Next, who controls economic activities under centrally planned economy? Government of the country. जो जिसको हम प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोल देते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन AR इज ₹50, आउटपुट सोल्ड इज 15 यूनिट्स, TR विल बी 750. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 15. ये दोनों का चेंज निकाल देना, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15. नेक्स्ट है AR कर्व इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन अंडर मोनोपोली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. क्लोज होते हैं ना अवेलेबल, इस करके वो फ्लैट होती है या इलास्टिक होती है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. और लास्ट में आ जाना है डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाट इज द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन? दैट मीन्स इम्परफेक्ट का मतलब मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, तो शेप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, अगर इसकी जगह आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो आपका आंसर होना था परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Right? I hope majority of the students would have written right answers. ठीक है? So with that, I want to conclude from my side.